ओम गंगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। अद्यापि महाभाष्यान्तर्गत पस्पशान्निकस्य व्याकरण पदार्थ विचारः इति विषयम् अवलंब्य कक्षा प्रारभ्यते। पूर्वस्मिन् दिने अमुमेव विषयम् अधिकृत्य पाठः संजातः। अवशिष्टः अंशः यः विद्यते तस्य कृते अद्य पाठः प्रारभ्यते। समाधान बाधक भाष्यम् एवमप्ययं दोषः समुदाये व्याकरण शब्दः प्रवृत्तो वैवे नोपपद्यते सूत्राणि चाप्यधीयान इष्यते वैयाकरण इति। अब इससे पहले तो व्याकरण इस पद का अर्थ क्या है तो सूत्र कहा गया। सूत्र के पक्ष में दोष दिखाए गए। उसके बाद व्याकरण शब्द का अर्थ शब्द माना गया, उसमें भी दोष दिखाए गए। उसके बाद समाधान के रूप में लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम दिया गया। लक्ष्य और लक्षण समुदाय जो है सो व्याकरण कहलाता है। यह समाधान दिया गया। अब उस समाधान में यह बाधक भाष्य दे रहे हैं क्या, जो एवमपि अयम दोषः, माने यदि आप लक्ष्य और लक्षण समुदाय को व्याकरण मानेंगे तो फिर भी यहाँ दोष की प्राप्ति होती है। क्या, तो समुदाय व्याकरण शब्द प्रवृत्तो अवयवे नोपपद्यते। जब हम समुदाय लक्ष्य लक्षण समुदाय में व्याकरण मानेंगे, व्याकरण का अर्थ हम लक्ष्य लक्षण समुदाय यदि मानते हैं, तब तो जब कहीं कोई बोध होगा तो शब्द और सूत्र दोनों एक साथ बोध होगा व्याकरण कहने से। तो ऐसी स्थिति में अवयवे नोपपद्यते, तो अवयव जो उसका है सूत्र या शब्द, उसमें अलग से उसकी उत्पत्ति नहीं होती है, उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। किंतु यह तो दोष दिखाया गया, किंतु कहते हैं जो लोक में ऐसा तो हम लोग देखते हैं, सूत्राणि चाप्य धियान इसते व्याकरण, सूत्रों को केवल सूत्रों को जो पढ़ने वाले हैं वे भी व्याकरण कहलाते हैं। केवल सूत्रों को पढ़ने वाले जो है उनको भी व्याकरण कहा जाता है, यह लोग में देखते हैं। इस प्रकार आपका जो लक्षण है वह दोषपूर्ण है। ठीक है, आगे है व्याख्ये शब्द में समुदाय का अर्थ होता है शब्द सूत्र समुदाय। अवयवे तदेक देशे, उसका एक देश एक भाग सूत्र, यह अर्थ हुआ। चाप्य धियाने अधियाने पिता, चाप्य धियाने का इसका अर्थ निकाला गया अधियाने पिता,
माने पढ़ने और पढ़ने वाले जो है उनमें भी व्याकरण कह करके पुकारा जाता है, ऐसा अर्थ होता है। अब यह जो बाधक दिए थे उसमें अब साधक दे रहे हैं, कहते हैं जो वही वो कोई बाध नहीं है कि अब माने उस बाध को खंडन करने के लिए यह साधक भाष्य दे रहे हैं महाभाष्यकार। समाधान साधक भाष्यम कहते हैं जो नैष दोष, यह आपने जो कहा है जो उसका एक देश सूत्र है, सूत्र में उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी तो यह दोष हो जाएगा। तो कहते हैं यह दोष नहीं होगा। समुदायेषु ही शब्दा प्रवृत्ता अवयवेष्वपि वर्तन्ते। कहते हैं जहाँ जो शब्द समुदाय में प्रवृत्त होता है वह अवयव में भी रहता ही है। जो शब्द समुदाय में प्रवृत्त होता है यानी जिस शब्द का समुदाय में उल्लेख है वह अवयव में भी उसका अस्तित्व माना ही जाता है, अवयव में भी उसका पाठ होता ही है। कहते हैं तो उदाहरण दीजिए, तद यथा पूर्वे पंचाला उत्तरे पंचाला तैलम भुक्तम घृतम भुक्तम शुक्लो नीलः कपिलः कृष्णः इति एवमयम् समुदाये व्याकरण शब्दः प्रवृत्तो वैवेष्वपि वर्तते। अब कहते हैं तो जैसे कहते हैं पूर्वे पंचाला, पंचाल माने पंजाब, पंजाब प्रदेश का पूरा भाग, पंजाब प्रदेश का पूरा भाग, पंजाब प्रदेश का उत्तर भाग, यह कहते हैं। अब पंजाब से तो उसकी जो सीमा है उस सीमा के अंतर्गत सब पंजाब कहलाते हैं। फिर भी यह यदि किसी को पूछा जाता है जो आप पंजाब में किस भाग के वासी हैं तो कहते हैं हम पूर्व भाग के वासी हैं, तो पूर्वे पंचाला कह करके पुकारा जाता है। उसी प्रकार का पूछते हैं कोई जो पंजाब में आप किस भाग के वासी हैं तो उत्तर भाग के वासी हैं। वैसे ही यदि बिहार उत्तर प्रदेश आदि में यदि कोई पूछता है जो यदि कोई किशनगंज में रहता है, किशनगंज का वासी है तो उसको पूछेगा जो आप बिहारी हैं तो हाँ, तो बिहार में किस भाग में आप रहते हैं तो एकदम पूर्वी भाग में हम हैं। किसी उत्तर भाग वाले हैं उनको पूछा जाता है तो कहते हैं उत्तर भाग में है, दक्षिण भाग वाले को दक्षिण भाग में है, पश्चिम भाग वाले को पश्चिम भाग कहा जाता है। तो इस तरह संपूर्ण जो बिहार है वो तो जो 38 जिला मिलाकर के बिहार है, उसमें यदि किसी को और विशेष जिज्ञासा होती है वो पूछ देता है जो आप किस जिला के हैं, बिहार के किस जिला के हैं तो कहते हैं जो हम दरभंगा जिला के हैं, हम बेगूसराय के हैं, हम पटना के हैं इत्यादि कह करके माने उसका जो अवयव है बिहार 38 जिला का समुदाय जो है वो अवयवी हुआ। अलग अलग जो जिला है अलग अलग जो भाग है वो उसका अवयव हुआ। तो अवयव जैसे बिहार कहने से संपूर्ण बिहार का बोध होता है उसी प्रकार दरभंगा कहने से भी बिहार के एक भाग का बोध होता है और वह भी बिहार ही कहलाता है। तो उसी प्रकार समुदाय में जो शब्द हैं वे अवयव में भी आ ही जाते हैं। वो अवयव से क्या होता है जो अवयव का बोध कराने से दूसरे की निवृत्ति हो जाती है, दूसरे प्रदेश की, दूसरे भाग की, दूसरे जिला की। अब जिला कहने से कौन गांव के वासी है तो यह बोध हो जाता है।
है, कौन मोहल्ला के वासी है, तो यह बोध होता है। तो हम तो जिला में जितने काम है सब मिला करके जिला हुए, लेकिन फिर उसके अंतर्गत कौन मोहल्ला है, कौन गांव है, वे गांव मोहल्ला सब न कहलाते हैं। माने दरभंगा जिला सब न कहेंगे, पटना जिला सब न कहेंगे, मुजफ्फरपुर जिला। तो इस प्रकार कहते हैं जैसे समुदाय में बोध होता है उसी प्रकार अवयव में भी बोध होता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए सूत्र और शब्द यदि व्याकरण का अर्थ हुआ तो अलग से सूत्र भी व्याकरण का अर्थ हुआ, शब्द भी अर्थ हुआ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार कहते हैं जो तैलम भुक्तम घृतम भुक्तम शुक्लो नीला कृष्णा एवमयम समुदाय। अब इसकी व्याख्या मैं आगे की है, इसलिए मैं यह आगे बढ़ करके तब इसकी व्याख्या करता हूं तो अच्छा रहेगा। जनपदांतर, आप प्रदीप में देखिए, जनपदांतर निवृत्ति विवक्षायाम एक देशोपि समुदाय रूपारोपात प्रयोग। कहते हैं जो दूसरे जनपद का बोध नहीं हो, दूसरे जिला का बोध नहीं हो, दूसरे राज्य का बोध नहीं हो, इस निवृत्ति के उद्देश्य से एक देश में भी वह समुदाय का आरोप किया जाता है। जैसे अब ये कहे है ना, बिहार कहने से एक भाग जो है दरभंगा उसका भी बोध हो जाता है, दरभंगा कहने से बिहार का भी बोध हो जाता है। उसी प्रकार पंजाब का एक भाग कहने से संपूर्ण पंजाब का भी बोध हो जाता है। और यदि उसको हम अलग से पूछते हैं तो कौन भाग, तो पूर्व भाग उत्तर भाग इसका भी बोध हो जाता है। तो समुदाय का आरोप उसमें भी हो जाता है। इस प्रकार अवयव का भी प्रयोग होता है। अब तैलम, तैलम भुक्तम, इसकी व्याख्या करते हैं यदौषध संस्कृता घृत तैल मात्रा भवति तदेतम उदाहरणम। कहते हैं तैल का उदाहरण कब होता है, घृतम भुक्तम तैलम भुक्तम, यह घी खाया तेल खाया, यह सामान्य रूप से नहीं कहा जाता है। यह कब कहा जाता है, जब उस घी और तेल में आयुर्वेद की दृष्टि से जो कुछ औषध हैं उस औषध मिलाए जाती हैं उस घी में अथवा उस तेल में, उसके बाद जो वह औषध बनता है तो वो औषध जो है उसको माने उसकी एक मात्रा होती है, 100 ग्राम 150 ग्राम 250 ग्राम या 85 ग्राम एक मात्रा होती है। उस संपूर्ण मात्रा को औषध से संस्कृत जो घृत है उसको घृत कहा जाता है यहाँ पर। उसी प्रकार औषध से संस्कृत जो तैल है उसको एक मात्रा विशेष को माने 100 ग्राम 50 ग्राम या 150 ग्राम या 200 ग्राम एक मात्रा को वह तैल कहा जाता है। वहां पर कहते हैं जो वो मात्रा विशेष जो है उस मात्रा में से सब आदमी पूरे उस मात्रा को एक ही बार नहीं खा लेते हैं। डॉक्टर के मुताबिक उसमें से कहते हैं जो आप 1 चम्मच लेंगे हैं या 2 चम्मच लेंगे, तो 1 चम्मच और 2 चम्मच लेकर के जो वो औषध खा लेते हैं। दूसरा आदमी पूछता है कि क्या आप दवा खाए, तो कहता हाँ दवा खाए। तो दवा का मतलब है जो 100 ग्राम जो बनी हुई दवा है उसका नाम वो है दवा। लेकिन फिर उसका जो एक भाग यदि हम 1 चम्मच खा लेते हैं फिर भी कभी कोई पूछता है दवा खाए, तो कहते हैं हाँ खाए दवा खाए। ये नहीं कहते हैं जो दवा का हम भाग खाए, दवा का हम एक भाग खाए हैं, यह लोक व्यवहार में नहीं आता है। कहते हैं जो दवा खाई। तो जिस प्रकार एक भाग को खाने के बाद संपूर्ण दवा का बोध हो जाता है, यद्यपि हम एक भाग खाते हैं फिर भी संपूर्ण का बोध होता है, उसी प्रकार माने संपूर्ण
सूत्र और शब्द रूप समुदाय का यदि एक भाग हम यदि प्रयोग करते हैं फिर भी वह व्याकरण ही कहलाएगा, वह सूत्र शब्द समुदाय ही समझा जाएगा। इस प्रकार दो प्रकार से समझाए हैं। यदो संस्कृता तैल मात्रा भवति तदेदम उदाहरणम्। आकृति वाचित्व हेतु घृततैल शब्दयो संस्थान प्रमाण निरपेक्षा सर्वत्र मुख्यावृत्ति। कहते हैं जब उसकी आकृति का हम बोध करेंगे तो वहां पर 100 ग्राम या 50 ग्राम जो अथवा 1 सीसी जो उसमें औषध बनी हुई है उस संपूर्ण संस्थान विशेष को हम एक माने दवा मानते हैं। उसी में मुख्य वृत्ति कही गई है, उसी को दवा के नाम से जानी जाती है। लेकिन फिर भी उससे हम एक भाग लेते हैं तो उसे भी हम दवा कहते हैं। कहते हैं तीसरा उदाहरण शुक्ल इति अशुक्ले अवयवे अवयवांतरस्य शौक्ल्यात् समुदायस्य शुक्लत्वे सत्यारूपात् प्रयोग। कहते हैं यार देखिए जैसे कपड़ा में यदि कुछ भाग दूसरा रंग भी है उसका कुछ अधिक भाग यदि शुक्ल है तो अशुक्ल जो भाग है उसे भी हम शुक्ल कह करके व्यवहार करते हैं। तो उसका शुक्ल एक भाग है और शुक्ल एक भाग है, दोनों अवयव हुआ। फिर भी हम अशुक्लेपि अवयवे जो उजला नहीं है जो भाग उसमें भी अवयवांतर जो है शुक्ल उसकी कल्पना कर लेते हैं और उस समुदाय विशेष को हम शुक्ल कह देते हैं। यह उजली धोती है या उजली साड़ी है हम कह देते हैं। तो इस प्रकार एक समुदाय विशेष में जो बोध होना चाहिए तो एक भाग में भी बोध होता है, एक भाग में भी वह आरोप किया जाता है। इस प्रकार समुदाय का आरोप एक भाग में भी होता है तो इस प्रकार प्रयोग किया जाता है लोगों में। तो इसी प्रकार व्याकरण सूत्र शब्द समुदाय रूपी जो व्याकरण है उसे भी वैसे ही जाने, उसका एक भाग जो है वो भी व्याकरण ही कहलाएगा। अब इसी पूर्वे पंचाला का अयम भाव कह करके हमने सरल भाषा में इसकी व्युत्पत्ति की है, थोड़ा इसको संक्षेप में देख लीजिए। अयम भाव वयम अद्यापि पश्यामो अन्यस्य जनपदस्य राज्यस्य वा निवृत्ते समुदायवाचिनो बिहारस्य उत्तर प्रदेशस्य पंजाबादि शब्दानां जना अवयवे नगरादो अर्थे प्रयोगान कुर्वन्। इसके अर्थ आप लोगों को समझा दिए हैं। तो एक भाग को भी लोग बिहार कहते हैं, एक भाग को भी उत्तर प्रदेश का कोई एक भाग है उसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। ऐसा कहने से क्या होता है, अन्य राज्य की निवृत्ति हो जाती है। हम कह देते हैं हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं तो इसका यह हो जाता है जो ये पंजाब के नहीं है, ये बिहार के नहीं है, तो अन्य देश की निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद उसके जो अलग अलग भाग हैं वे अलग अलग भाग भी वह बिहार कहलाते हैं, अलग अलग भाग भी उसका उत्तर प्रदेश कहलाते हैं, अलग अलग भाग भी पंजाब कहलाते हैं। पंजाब का जो अवयव है वो भी पंजाब शब्द से ग्रहित हो जाता है। तो इस प्रकार माने नगर आदि के अर्थ में भी उस प्रांत का जो नगर है, मोहल्ला है, ग्राम है, सबका बोध होता है। बल्कि वे अवयव हैं फिर भी वे भी बिहार कहलाएंगे। बिहार के कोई भी नगर हैं, कोई भी गांव हैं, सब बिहार कहलाएंगे। तेनैव प्रकारेण पूर्वोत्तर पंचालस्य विषये ज्ञातव्यम। इसी प्रकार पूर्व उत्तर पंजाब के विषय में भी जानना चाहिए। तैलम का
यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, अयम भाव तैलम भुक्तम घृतम भुक्तम इत्यादि नाम उदाहरणानां सार्थकता तदैव संभवति यदा औषध युक्तस्य घृतस्य तैलस्य एकस्य परिमित भागस्य मात्राया भोजनम कृतम स्यात्। जब हम एक परिमित मात्रा का हम भोजन करते हैं यानी खाते हैं, माने डॉक्टर के सलाह के मुताबिक, घृते तैले च कथने आयुर्वेदादो औषधेन संस्कार युक्तस्य घृतादि रूपस्य एकस्य समुदायस्य बोधो भवति। आयुर्वेद आदि में औषध संस्कार से युक्त घृतादि एक समुदाय का बोध होता है। समुदाय का मतलब 100 ग्राम 50 ग्राम या 200 ग्राम का बोध होता है या 1 सीसी का बोध होता है। इदानीं जस्य औषध युक्तस्य घृतस्य तैलस्य च एकस्य परिमित भागस्य भक्षणेपि तैलम भुक्तम अर्थात औषधि रूपे संस्कृतस्य तैल समुदायस्य बोधो भवति। माने उसका जब हम एक भाग का जब हम भक्षण करते हैं डॉक्टर के मुताबिक, फिर भी हम कहते हैं जो घी खाया तेल खाया या समुदाय का बोध हो जाता है। तो कोई जहाँ वैसे यदि जब वहाँ दिक्कत नहीं है, उसी प्रकार परंचात्र न संभवेत। यदि यदि वह बात आप नहीं मानते हैं, माने एक समुदाय में जो शब्द का अर्थ है उसको यदि अवयव में यदि आप नहीं मानते हैं तो यहाँ तब संभव नहीं होगा। यदि समुदाय वाचकस्य शब्दस्य अवयवार्थे प्रयुक्तो न भवेत्, यदि समुदाय वाचक शब्द का यदि अवयव अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया होगा तब ये लक्षण घटित नहीं होंगे, किंतु समुदायवाचक शब्द का अवयव में प्रयोग होता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। ठीक है। अब है प्रथम पक्षाभ्युपगम भाष्यम। अब यहाँ आ रहे हैं, अब कहते हैं जी छोड़िए ये सब झंझट, प्रथम पक्ष को ही मान लिया जाए अथवा पुनरस्तु सूत्रम, अथवा पुनः सूत्र को ही व्याकरण का अर्थ मान लिया जाए। तो फिर प्रथमा आक्षेप स्मारण भाष्यम, फिर प्रथम जो आक्षेप किया गया था उसका स्मरण दिलाते हैं। ननुचोक्तम सूत्रे व्याकरणे षष्ठर्थोनुपन्ना, यदि आप केवल फिर सूत्र को मानेंगे तब तो पहले जो हमने दोष दिखाया था वो दोष तो फिर आ जाएंगे। क्या? तो सूत्र व्याकरण का अर्थ सूत्र मानने पर षष्ठी अर्थ की सिद्धि नहीं होगी, यह दोष तो फिर आ जाएगा। अब कहते हैं जो प्रथम आक्षेप निराश भाष्यम, वो जो प्रथम जो आक्षेप किया गया था उसे दोष को दूर किया जा रहा है। कहते हैं नैष दोषा, वह दोष नहीं होगा। कहते हैं कैसे नहीं होगा? तो व्यपदेशी बदभावे न भविष्यति, व्यपदेशी बदभाव से इसका समाधान होगा। अब आगे प्रदीपकार व्यपदेशी बदभावेन की व्याख्या कर रहे हैं। यथा राहो शिरः इत्येकस्मिन्नपि वस्तुनि शब्दार्थ भेदाद भेद व्यवहारः एवं यहापि व्याकरण शब्देन शब्दस्य व्याकृतिक क्रियायां करण रूपत्वम उच्यते, सूत्र शब्देन तो समुदाय रूपतेति भेद व्यवहार कहते हैं। जैसे कहते हैं राहु का सिर, तो राहु का जो सिर है तो सिर रूप ही तो राहु है, राहु का शरीर तो और कुछ नहीं है, जो कुछ है सो मस्तक भाग ही है, और उसी को हम राहु भी मानते हैं और राहु का सिर भी मानते हैं। तो कहते हैं कि एक ही वस्तु में जब शब्द और अर्थ का भेद देखा जाता है, माने राहु शब्द से राहु का अर्थ सिर भी होता है, और जब हम उसका शब्द जानते हैं तो राहु भी शब्द होता है। तो यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों में भेद व्यवहार देखा जाता है। कहते हैं उसी प्रकार यहाँ व्याकरण शब्द से भी शब्द
सूत्र और शब्द दोनों में अलग अलग यह देखा जाता है, माने व्याकरण और सूत्र। उसी प्रकार यहाँ व्याकरण शब्द से व्याकरण और सूत्र दोनों में भेद व्यवहार देखा जाता है, किंतु शास्त्रस्य व्याकृतिक क्रियायाम करण रूपत्वम उच्यते। व्याकरण जो है सो शास्त्र की व्याख्या करता है, शास्त्र की व्याकृति क्रिया के रूप में व्याकरण जो है सो असाधारण कारण है, यानी महत्वपूर्ण कारण है। किंतु सूत्र शब्देन तो सूत्र शब्द में वो सूत्र समुदाय जो है, अष्टाध्यायी का जो सूत्र समुदाय है वही समझा जाता है। व्याकरण शब्द से शास्त्र की व्याख्या रूप जो क्रिया है उस क्रिया का असाधारण कारण समझा जाता है, किसको? व्याकरण को। लेकिन सूत्र शब्द से वो 4000 जो अष्टाध्यायी के अंतर्गत लगभग सूत्र हैं वही सूत्र समुदाय समझे जाते हैं। इस प्रकार कहते हैं जो भेद व्यवहार भी सिद्ध हो जाएगा। यथा राहो शिरः, इसकी और व्याख्या स्पष्ट की गई है। अयम भाव अनेकावस्थाभिर्युक्तो जो मस्तक रूपार्थोस्ति स एव राहु शब्दस्यार्थः। कहते हैं अनेक अवस्थाओं से युक्त। देखा जाए जब तक राहु का गर्दन भगवान नहीं काटे थे उससे पहले राहु का पूरा शरीर था, उसी शरीर में उन्होंने अमृत पान भी किया। उसके बाद उनका गर्दन भी काट दिए, तो गर्दन काटने के बाद उनका शरीर अलग हो गया और ऊपर का भाग, मस्तक का भाग अलग हो गया। तो कहते हैं अनेक अवस्थाओं से युक्त यह मस्तक रूप अर्थ है। वह मस्तक रूप जो है वो अनेक अवस्थाओं को देखा हुआ है। वो अनेक अवस्थाओं से युक्त क्या है? तो मस्तक रूप अर्थ जो है वह राहु शब्द से जाना जाता है, उसी को हम राहु कहते हैं। राहु शब्द से अर्थ तासु अवस्थासु कयाचिद एकया अवस्थया युक्तः स एव मस्तक रूपार्थः शिरः शब्द वाच्योस्ति। कहते हैं उन्हीं अवस्थाओं में किसी एक अवस्था से युक्त जो मस्तक रूप अर्थ है, जिसको हम सिर पदार्थ कहते हैं, वह सिर के रूप में वह प्रकाशित होता है, सिर के रूप में उसका अर्थ ध्वनित होता है। माने उन्हीं अनेक अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था से युक्त मस्तक रूप जो अर्थ है वह सिर शब्द से समझा जाता है। हाँ तो इस प्रकार तो शिरः शब्द जो है सो मस्तक रूप अर्थ का वाच्य हो जाता है। इस प्रकार एवं च राहु अवयवी शिरश्च अवयव रूपम भवति। इस प्रकार राहु जो है सो अवयवी हुआ, सिर जो है अवयव रूप हुआ है। तो इसलिए जिस तरह राहु शिरः यह बोध होता है, इसका भान होता है, उसी प्रकार व्याकरण का जो सूत्र है उसका भी वो माने सूत्र कहने से व्याकरण पदार्थ का बोध होगा और इसमें कहीं कोई दोष नहीं होगा। तो
व्याकरण हो गया अवयवी और सूत्र हो गया अवयव। तो अवयव और अवयवी में कोई माने दोष, अवयव और अवयवी को मिलने में कोई दोष नहीं माना गया है। कहते हैं अत्लेदम ध्येयम व्यपदेशीवद एकस्मिन् एका परिभाषा विद्यते। यहाँ पर कहते हैं व्यपदेशीवद भाव, या व्यपदेशीवद भाव क्या है, तो कहते हैं व्यपदेशीवद एकस्मिन् एक परिभाषा है, जस्या अयम भाव, जिसका यह भाव होता है। क्या होता है? व्यपदेश शब्द, व्यपदेशस्य अर्थः भवति मुख्य व्यवहार। व्यपदेश शब्द का अर्थ होता है मुख्य व्यवहार, मुख्य व्यवहार। सच मुख्य व्यवहार यदर्थम भवति स व्यपदेशी, वह मुख्य व्यवहार जिसके लिए होता है वह व्यपदेशी कहा जाता है। तेना मुख्य व्यवहार बता व्यपदेशिना तुल्यम यत् कार्यम व्यवहारो वा भवति सच एकस्मिन् असहायेपि कर्तव्य। कहते हैं जो इसलिए मुख्य व्यवहार वाले जो व्यपदेशी हैं उनके समान जो कार्य अथवा व्यवहार होता है वह एक में माने असहाय में, एकस्मिन माने असहाय भी, वह असहाय में भी वह मुख्य कार्य माना जाता है। असहाय भी कर्तव्य माने वह मुख्य कार्य जो है सो असहाय में भी माना जाता है। व्यपदेशी के समान, मुख्य व्यवहार के समान असहाय में भी वह कार्य माना जाता है। यानी जहाँ पर मुख्य व्यवहार होता है तो वहां तो होता ही है, और जहां पर मुख्य व्यवहार नहीं होता है, असहाय है, तो वहां पर भी मुख्य व्यवहार माना जाता है। राहु का जो सिर है, सिर जो है से एक असहाय है, वहां पर भी राहु का व्यवहार होता ही है। उसी प्रकार सूत्र जो है सो एक असहाय है, और इस असहाय में जो मुख्य व्यवहार जो है व्याकरण पद का व्यवहार होता ही है। एवं छात्र व्याकरण शब्द व्याकृति रूप क्रियायाम करण शब्देन शास्त्रम असूत्र शब्देन च असहायस्य केवल समुदाय रूपार्थस्य बोधको भवति। कहते हैं इस प्रकार व्याकरण शब्द जो है व्याकृति रूप क्रिया के रूप में वह करण है शास्त्र के लिए, सूत्र शब्द के रूप में वो असहाय रूप जो सूत्र समुदाय है अष्टाध्यायी उसका बोधक है। अब लोक में ऐसा देखा जाता है जहां मान लीजिए जिसको 3 ठो बेटा है, 4 ठो बेटा है, उसमें यदि कोई कहेगा तो इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, इसमें तो इसमें कहेगा यह बड़ा है, यह मझिला है, यह छोटा है, यह व्यवहार तो सिद्ध होता है। और जहाँ किसी को एक ही पुत्र है तो वहां पर क्या होगा, उसको वहां पर यदि कोई पूछेगा तो आपका बड़ा कौन है, मझिला कौन है, छोटा कौन है, तो वो असहाय जो एक है, एक भाई, उसी में वो माने श्रेष्ठत्व, मध्यमत्व और कनिष्ठत्व तीनों आ जाता है और तीनों व्यवहार होता है। तो उसी प्रकार जहाँ एक ही असहाय है, सूत्र है, वहां पर वह व्याकरण शब्द का व्यवहार होगा ही, क्योंकि वो असहाय है। यही है व्यपदेशीवत भाव, जहाँ मुख्य व्यवहार होता है उसी के समान असहाय में भी उसका प्रयोग होता है। ठीक है। अब द्वितीय आक्षेप स्मारक भाष्यम, अब कहते हैं कि द्वितीय जो आक्षेप जो दिया गया था उसका स्मरण करा रहे हैं। यद्यपि उच्यते शब्दा प्रतिपत्ति, शब्दा प्रतिपत्ति ही जो कहा गया था, तो शब्द का ज्ञान नहीं हो सकेगा, यह तो एक समस्या तो रह ही गई।
तो कहते हैं नहीं सूत्रतः एव शब्दान प्रतिपद्यन्ते, कहते हैं जो केवल सूत्र से ही शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए शब्द के कहेंगे जो शब्दों का ज्ञान होगा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। केवल सूत्र से ही शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, किंतरी व्याख्यान तस्य, व्याख्यान से सूत्र शब्दों का व्याख्यान से शब्दों का ज्ञान होता है। व्याख्यान में क्या आता है तो माने उदाहरण प्रत्युदाहरण वाक्याध्याहार इन सब के सहित जो सूत्र हैं और व्याख्यान है, इन सब के सहित जो सूत्र हैं उनको व्याख्यान कहा जाता है। तो इस प्रकार शब्दों के ज्ञान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं इसका तो परिहार भी कर दिया गया, तदेव सूत्रम विगृहीतम व्याख्यानम भवति, उसी सूत्र को माने विभक्त करके व्याख्यान होगा, इस प्रकार तो कहा गया है। देखिए हम तो थे आज इस प्रकरण को समाप्त कर देंगे, लेकिन समय तो समाप्त होने जा रहा है। हमको लगता है जो एक रोज हमको इस पर और कहना होगा, तो ठीक है, तो उस दिन कुछ पिछले वाला प्रश्नोत्तर भी हम करेंगे। और आज व्याकरण पदार्थ में आप लोगों को जहाँ जो कोई संदेह रहा हो तो वो भी आप लोग लिख करके लाएंगे, तो अगला दिन हम इस पर अच्छा से विचार करेंगे। समय अब कम है तो खैर एक ठो और हम तब तक कह देते हैं। परिहार बाधक स्मारण भाष्यम, परिहार को बाधन करने वाला एक भाष्य है। ननुचोक्तम न केवलानि चर्चा पदानि व्याख्यानम, केवल चर्चा पद को ही व्याख्यान नहीं क्या कहा जा सकता है। तो वृद्धि आत यह केवल व्याख्यान नहीं हुआ, किंतरी तब कहते हैं व्याख्यान क्या हुआ तो उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहार इत्येतत् समुदितम व्याख्यानम भवति, उदाहरण और प्रत्युदाहरण वाक्य का आधार इत्येतत् समुदित व्याख्यान हुआ। व्याख्यान का मतलब यहाँ होता है उदाहरण प्रत्युदाहरण। एक रोज हम बताए थे ना, जो जब हम किसी सूत्र की जब हम व्याख्या करने लगते हैं तो उसके बाद उस क्रम में हम उदाहरण देते हैं, उसके बाद प्रत्युदाहरण देते हैं, माने उस उदाहरण को और सिद्ध करने के लिए उसका जो विरोधी उदाहरण है उस उदाहरण के द्वारा माने पूर्व का जो उदाहरण जो था उसको हम और सिद्ध करते हैं। तो इस प्रकार तो उदाहरण हुआ, प्रत्युदाहरण हुआ। लोक सिद्धांत कौमुदी में प्रत्युदाहरण के बहुत से माने प्रसंग हैं, वहां मिल जाएंगे। और वाक्याध्याहार, वाक्याध्याहार के संबंध में हम कहे थे तो सूत्र में जो शब्द नहीं है अन्य सूत्रों से लाए जाते हैं, तो उसको कहा जाता है जो वाक्याध्याहार। इन तीनों से युक्त जो सूत्र है उसको व्याख्यान कहा जाता है। यहाँ पर इन तीनों से युक्त जो सूत्र है उसको व्याख्यान कहा जाता है, इसलिए कहा गया है उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहार इत्येतत् समुदितम व्याख्यानम भवति, इस सबों से युक्त व्याख्यान होता है। केवल सूत्र से सूत्र को व्याख्यान नहीं कहेंगे, उदाहरण प्रत्युदाहरण और वाक्याध्याहार से युक्त जो सूत्र है उसको व्याख्यान कहा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे व्याख्यान का मतलब। हाँ, परिहार साधक भाष्यम, अब अंतिम में सब परिहार का साधक भाष्य दे रहे हैं। अब यह अंतिम पैराग्राफ है। अभिजानत एतदेवं भवति, कहते हैं यह जो ऊपर की बात आप जो कहे हैं यह मंद बुद्धि वाले जो हैं, अभिजानता का मतलब हुआ तो होता है मंद बुद्धि वाले, यह जो नहीं जानने वाले हैं अथवा जो मंद बुद्धि वाले हैं उनका यह कथन है जो उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहार
एतत् समुदितम व्याख्यानम भवति। यह जो है सो वो मंद बुद्धि वालों के लिए है, वो मंद बुद्धि वाले इस तरह की बात कहते हैं। वास्तव में सूत्रतः एव ही शब्दान प्रतिपद्यन्ते, वास्तव में सूत्र से ही शब्दों को जाना जाता है, यह सिद्धांत हुआ। वास्तव में सूत्र से ही शब्दों को जाना जाता है। आतस्य, आतस्य जो है इसको अतस्य है, अतस्य के बदला में आतस्य दिया गया है। तो अतस्य का मतलब हो गया माने हेतु, अतस्य हेतु माने इस कारण से, सूत्रतः एव माने सूत्र से ही शब्दों को जाना जाता है। यहाँ पर आतस्य में आत जो है निपात है, अच्छो अलग है कहा गया, और इस कारण से, और आत का मतलब यहाँ पर अतः हुआ, अतः का अर्थ होता है हेतु, माने इसका और इस कारण से यह सिद्ध होता है कि जो सूत्र से ही माने शब्दों को जाना जाता है। और दूसरा और भी कहें, चूंकि सूत्र से ही शब्दों को जाना जाता है, इसलिए उपरयुक्त जो ही उत्सूत्रम कथये नादो गृह्येत, तो इसलिए जो ऊपर सूत्र के ऊपर के भाग में जो कुछ कहा गया वो यहाँ ग्रहण करने योग्य नहीं है। कथयेत न अदो गृह्येत, वह ऊपर में जो जो कथन कहा गया वह ग्रहण के योग्य नहीं है। तो अब इसकी व्याख्या है। अब व्याख्या स्वयं प्रदीपकार कहते हैं, सूत्र कहते हैं पदच्छेद आदि भी सूत्रार्थस्यैव अभिव्यंजनात्, कहते हैं पदच्छेद आदि के द्वारा। तो वो जो आप हमको पहले कही चीज पदच्छेदा पदार्थोक्ति इत्यादि जो है, तो यहाँ पर वही है जो पदच्छेद आदि के द्वारा सूत्र के अर्थ का ही बोध होता है। पदच्छेद आदि के द्वारा सूत्र के अर्थ का ही बोध होता है। आत यहाँ निपात है, अतस्य हेतु, इसलिए क्योंकि सूत्र से ही अर्थ पदच्छेदादि द्वारा अर्थ का बोध होता है, इसलिए सूत्र से ही शब्दों को जाने जाते हैं, यह निश्चित हुआ। नाद का यहाँ पर विच्छेद किए हैं नो एतत्, इसीलिए ऊपर में जो आप कहे हैं वह ठीक नहीं है। न एतत् माने ऊपर में जो आप कहे हुए हैं, जो उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहार एतत् समुदितम व्याख्यानम भवति, वह कहना ठीक नहीं है। अथवा नादः अर्थ रहितत्वात् घोष मात्रमेव, अथवा नाद का मतलब हुआ जो नाद विशेष माने शब्द प्रयोग विशेष, माने अर्थ से रहित यह नाद जो है मात्र घोष मात्र है, माने कथन मात्र है। अथवा ऊपर की जो बात है वह अर्थ विशेष से रहित होने के कारण, प्रयोजन विशेष से रहित होने के कारण घोष मात्र है, माने मात्र उसको शब्द कथन ही कहा जाएगा। अब यहाँ पर भाष्य पंक्ति रयम अभिप्राय, भाष्य पंक्ति का अभिप्राय देखिए क्या है, तो उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहार एतत् समुदितम व्याख्यानम भवतीति यत् कथनम विद्यते तत् कथनम मंद बुद्धिवताम जिज्ञासुनाम। कहते हैं ऊपर में जो कहा गया है उदाहरण प्रत्युदाहरण और वाक्याध्याहार से युक्त जो सूत्र है और उसी को व्याख्यान कहा जाता है। यह जो कहा गया है यह कथन
मंद बुद्धि वाले जो जिज्ञासु हैं उनका है। वस्तुतः शब्दानाम ज्ञानम सूत्रतः एवं भवति। वस्तुतः शब्दों का ज्ञान सूत्र से होता है। यतो ही सूत्रतः एवं शब्दानाम ज्ञानम भवति, क्योंकि सूत्र से ही शब्दों का ज्ञान होता है। अतएव जे उपरिभागे सूत्र विरुद्धम वार्तालापम कुर्वन्ति तेन स्वीकार्या। इसलिए ऊपर के भाग में सूत्र से विरुद्ध जो वार्तालाप करते हैं वे स्वीकार के योग्य नहीं है। तेन कथितम विद्यते, इसलिए कहा गया है कि यत् सूत्रेष्वेव हि तत्सर्वं यद् वृत्तो यच्च वार्तिके। इसलिए कहा गया है, मूल में कहा गया है, सूत्रों में जो बातें हैं वही सभी बात वृत्ति में है और वही वार्तिक में है, उसके अतिरिक्त कहीं और बात नहीं है। बस हो गया। अब इसमें व्याख्ये शब्द हैं। अभिजानता का अर्थ हो गया मंद बुद्धि, ही का अर्थ है जाता, उत सूत्रम का विग्रह है, व्युत्पत्ति है, उद्गतम सूत्रम जस्मात्, माने ऊपर में जो सूत्र की जो व्याख्याएं की गई है वह स्वीकार के योग्य नहीं है। अब इस प्रकार इस व्याकरण पदार्थ विचार समाप्त हुआ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। हरि ओम, शांति।